हेलो स्टूडेंट्स। तो क्रैश कोर्स को कंटिन्यू कर रहे थे और पीरियोडिसिटी को हम आगे बढ़ा रहे थे। और पीरियोडिसिटी में जो टॉपिक बचे थे आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपके रहते थे। इसके बाद आपका पीरियोडिसिटी वाला टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नए नए टॉपिक की ओर रुख करेंगे और साथ में इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में दिए गए बेल बटन को दबाइए और ताकि आप डेली अपडेट्स वीडियो के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ करिए। और औरों को भी मौका मिलना चाहिए कि ये सारी चीज़ों का जो मज़ा है वो उठा सकें। चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसको शॉर्ट में समझा देंगे आपको, एंथैल्पी। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो इस तरीके से डिनोट की जाती है, ऐसे। और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ एक और टर्म यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसको किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को EA से डिनोट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इस तरीके से डिनोट करते हैं। इनमें डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस एक साइन का डिफरेंस होता है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑपोजिट होती है डेल EgH के, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई इस तरीके से एटम लिया, फ्लोरीन को छोड़ो, कोई एटम लिया मैंने इस तरीके से, और इसमें इलेक्ट्रॉन देने के बाद सपोज़ इसकी एनर्जी जो बाहर निकली वो कितनी निकली आपकी, 328 -328 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी बाहर निकली। ठीक है, -328 मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी हुई, तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो -328 किलो जूल पर मोल आपकी निकली है इसमें एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी निकली है वो इतनी निकली है माइनस में, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस रिएक्शन की कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपली बोलोगे कि -328 किलो जूल पर मोल है, तो इसको बस क्या करना है, साइन ऑपोजिट करना है, तो मतलब 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको मिली है। ठीक है, बस आपका साइन का डिफरेंस होता है, बाकी आप इस दोनों को सेम तरीके से यूज़ करते हो। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। होता सिंपल ये है कि कोई भी आपका, जैसे कोई भी आपका एटम होता है, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैशियस एटम होना चाहिए। जैसे कोई भी आपका आइसोलेटेड गैशियस एटम है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन को मैंने ले लिया। इसमें जब मैं इलेक्ट्रॉन को डालता हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन देता हूँ इसमें, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपको पता है कि F पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज होने के बाद देखिएगा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल F की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो इसकी क्या होती है, 2s2 2p5। ठीक है, तो जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बना ली, 2s2 2p6। और ये आपको पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि p में आपके और p ऑर्बिटल में आपके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आपके भरे हुए हैं, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपकी होगी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फ्लोरीन को मतलब फ़ायदे में जा रहा है, फ़ायदे में जा रहा है, तो ये लेना आसानी से, मतलब आसानी से लेना चाहेगा, और जो एनर्जी निकालेगा बहुत ज़्यादा निकालेगा। तो इसी की जो 328 किलो जूल पर मोल होती है आपकी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन को देते हैं गैशियस एटम को, तो उसमें से निकलने वाली एनर्जी क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, सिंपल शब्दों में। आयनाइजेशन एनर्जी के टोटली उल्टा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब था कि कितनी एनर्जी हम उसमें से दें, कितनी एनर्जी उसको दें कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कितनी एनर्जी उस एटम पर डालें, उस एटम या जो भी गैशियस एटम है उस पर डालें और उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा लें, बाहर निकाल दें, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज़ योर आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें से इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितनी एनर्जी निकल रही है बाहर, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आयनाइजेशन एनर्जी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी ये होती है। ठीक है, जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि जितने भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है, मतलब एक के बाद दूसरी में निकालेंगे, तीसरी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा ही होती है। मतलब आगे वाले की आयनाइजेशन एनर्जी पीछे के कंपैरिजन में आपकी क्या होती है, ज़्यादा ही होने वाली है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें भी वैसा ही होता है। उसमें कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैशियस एटम है आपका, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, O नेगेटिव बनाएगा, इस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं ओ नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन डाल दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे EA1 ले लूँ इसको मैं, EA2 ले लूँ इसको मैं, और O2 नेगेटिव यहाँ बना दूँ गैशियस एटम में, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक होगी मतलब कि इसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जब जाके इस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन पे जाके मतलब अंदर जाएगा उसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होता है। तो मतलब कि अगर बात करूँ कि किसकी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी, मतलब कौन सा एक्सोथर्मिक होगा, कौन सा एंडोथर्मिक होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा कि वो आयनाइज जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है। ठीक है, अगर पहली बार में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं वो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन दूसरी बार में इलेक्ट्रॉन जब लोगे तो इतनी आसानी से जोड़ नहीं पाएगा आपका। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो इसमें क्या होगी, फेवर करेगी। करना ही करना तो गलत होगा, होगा कहना। तो ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो कम होगी आपकी, मतलब एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं निकल कम रही है, दैट इज़ योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलता है। तो अब देखिए, अब इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन दिया हमने निकला कि नहीं निकला, कितनी एनर्जी निकली कितनी नहीं निकली। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी आपकी कंपैरिजन करवा देगा, कोई भी आपके एलिमेंट दे देगा और उसमें पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब भी ऐसी कंडीशन, सिंपल शब्दों में बता देता हूँ, सिंपल शब्दों में, कि जब भी मोस्ट स्टेबल, स्टेबल या फिर यूँ लिखिए कि फुलफिल्ड 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 ऑर्बिटल में या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, मतलब या फिर लेस होगी। ठीक है, हम सीधा समरी कर रहे हैं इसकी, लेस होगी। अगर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने से हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, या फिर यूँ स्टेबल की जगह फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर मिल रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा मोर होती है। ठीक है, और इसमें फुल्ली फिल्ड के साथ हाफ फिल्ड भी आप लिख सकते हैं, हाफ फिल्ड, और सिमिलरली फुल फिल्ड की जगह हाफ फिल्ड। अगर हाफ फिल्ड में आप इलेक्ट्रॉन को दोगे तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम ही आएगी। ठीक है, अदरवाइज जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में था कि लेफ़्ट टू राइट आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा था, इसमें भी लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट में आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करने वाला है, इंक्रीज़ ही करने वाला है। ठीक है, अगर टॉप टू बॉटम की बात करूँ, टॉप टू बॉटम की, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ ही करने वाला है। इस तरीके से आपका रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट को हमें देखना है कि किस तरीके से एलिमेंट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलिमेंट के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपका मैं बात करूँ एल्कली मेटल्स की, तो आपको इसमें पता है कि एल्कली मेटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड है, लेकिन आपको पता है अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो ये किस में जाएगा, NS2 में जाएगा, जो कि मोर स्टेबल बनाएगा, मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल बनाएगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, अगर लेना चाहता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी, मोर, ज़्यादा आएगी। ठीक है, मतलब जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ज़्यादा होगी, मोर एनर्जी रिलीज्ड, इस तरीके से रहता है। अगर मान लो मैं NS2 में मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूँ, तो देखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करना चाहेगा। देखो, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा बढ़ती है लेफ़्ट टू राइट, तो ये आपका इसमें होता है, लेफ़्ट में होता है, ये थोड़ा सा उसके बराबर में होता है, मतलब राइट में होता है, इसके एल्कली मेटल्स के राइट में होता है। तो होनी चाहिए थी NH2 की ज़्यादा, लेकिन होती है कम। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NH2 जो है मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, NH2 में लेने के बाद ये किस में जाएगा, NP1 में जाएगा, p ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे p जो है वो आपका ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है, इसलिए जो ये होता है ये लेस स्टेबल बनता है, लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनता है।
जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो लेस हो जाती है, लेस, ठीक है, लेस होती है एज़ कंपेरिजन टू एल्कली मेटल्स में। तो ये रीज़न होता है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही टॉप लेफ़्ट टू राइट देखूं तो जैसे जो भी कंडीशन, इन दो कंडीशन के आप क्या याद रखनी है और इसी के बेस पर आपको सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। और आपसे जो पूछा जाता है वो हैलोजन के बारे में पूछा जाता है, हैलोजन के बारे में, हैलोजेंस के बारे में। तो हैलोजेंस में बेटा जी आपको पता है, क्या पता है कि हैलोजेंस में आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहली बात तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या फिर नोबल गैस को अचीव करने के लिए, कि हैलोजेंस का कितना होता है NH2 NP5 होता है। अब इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना सके NH2 NP6 में, ठीक है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हाईली स्टेबलाइज हो जाते हैं, इसमें हाईली स्टेबल हो जाते हैं। मतलब हाईली स्टेबल होने का मतलब है जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो अच्छी बात है, एनर्जी तो रिलीज़ होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अगर कंपैरिजन करवा दूँ तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा। जैसा कि मैंने बताया टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज़ करती है। तो होना चाहिए था क्या आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरीके से डिक्रीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपका ऑर्डर होता है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। मतलब कि इधर से इधर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन ऊपर आ गया, फ्लोरीन उसके जस्ट नीचे है। हालांकि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और एक क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो देखो बच्चों, इसका सीधा सा आपका रीज़न होता है, रीज़न क्या होता है, जो फ्लोरीन होता है ये होता है स्मॉल साइज़, ये होता है स्मॉल साइज़। अब जैसे ही इस पर क्या होंगे, देखो इस पर इलेक्ट्रॉन, ये पहली बात तो इस पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा स्मॉल साइज़, और भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, जैसे इसके बाद ये 2 3 4 5 6 और भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन, जैसे ही नया इलेक्ट्रॉन आया, मैंने ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा इसमें, जैसे ही ये नया इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा तो आपस में क्या करेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करेंगे। जैसे कि मान लो ये नया इलेक्ट्रॉन, मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ। जैसे ही मान लो ये नया इलेक्ट्रॉन आया तो इसके बीच में और बाकी जो ब्लू इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, इनके बीच में क्या हो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, क्योंकि स्पेस कम है इसके पास, फ्लोरीन के पास स्पेस कम क्यों है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल होगा तो स्पेस कम होगा, स्पेस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे पास पास होंगे, तो सेम चार्ज वाले आपस में रिपल्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इनका इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आती है वो टिक कम आती है, लेस आती है। देखो लेस आती है कंपेयर टू क्लोरीन, बाकियों के लेस नहीं आती है, कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का जो साइज़ होता है लिटिल बिट क्या होता है, बड़ा होता है, लिटिल बिट बड़ा होता है। बड़ा होने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं इस तरीके से। अब नया इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया, नया इलेक्ट्रॉन आया तो उसके पास क्या होता है, स्पेस होता है कि वो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट ना करे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ना हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हो जाता है। इसकी वजह से क्लोरीन का ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू एफ, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका ऑर्डर होता है। फिर आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में, आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि जो आपका सल्फ़र, ऑक्सीजन वाला फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली है आपकी, ऑक्सीजन की फैमिली है, ऑक्सीजन में और सल्फ़र में Te, इनके बारे में पूछ ले तो आपको पता है इससे नीचे के जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। लेकिन बेटा जी इसमें भी क्या होता है, सल्फ़र की ज़्यादा आती है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और बेटा जी आपको एक बता देता हूँ, नोट डाल के भले ही लिख लो कि जितने भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से हमेशा ज़्यादा आएगी, हमेशा ज़्यादा आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि सल्फ़र की ज़्यादा आएगी ऑक्सीजन से, और उसी तरीके से जैसे अभी हमने कौन सा किया, क्लोरीन की ज़्यादा आएगी फ्लोरीन से, उसी की तरह हमारा सिलिकॉन की ज़्यादा आएगी कार्बन से, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है, ये सभी में होगा आपका मतलब जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होगा ना, सभी में होता है ऐसा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी जनरली हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, अभी हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। पी ब्लॉक चल रहा है ना अभी हमारा, पी ब्लॉक में चेक कर रहे हैं, अल्कली और अल्कलाइन हम चेक कर चुके हैं, अभी पी ब्लॉक में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और किस तरीके से चेक करते हैं सारी चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट होती है आपकी, हाईएस्ट, एक और नोट डाल के लिखना, एक और नोट डाल के बेशक लिख लेना, जो नोट डाल के लिखोगे, जो 16th ग्रुप की अगर बात चल रही है, 16th ग्रुप में ऑक्सीजन हैज़ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है इस चीज़ को, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, इसकी वैल्यू भी अराउंड 100 के अराउंड होती है। इस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगा, आप किसी भी बुक में देखेंगे तो, हालांकि आप एनसीईआरटी में भी देख लेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सबसे कम आपकी ऑक्सीजन की होती है 16 ग्रुप में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन की वैल्यू सबसे कम होती है 16th ग्रुप में, ठीक है। 17th और 16 में 17 की सबसे ज़्यादा, 17th ग्रुप में 17 की सबसे ज़्यादा और 16 की कम। और एक और नोट लिख सकते हो, क्लोरीन, क्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ चीज़ें हैं कि किस बेस पर आपका क्या होता है आपका, एक सेकंड, इसको ज़रा पेज को ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो देखो इसके आपके क्या होते हैं, इसके जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, कब आपकी डिक्रीज़ होगी, कब इंक्रीज़ होगी। तो इसमें बेसिकली बच्चों, इसमें क्या चेक करते हो आप, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना आपकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो दिख भी रहा था, टॉप टू बॉटम जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही थी, डिक्रीज़ कर रही थी, बिल्कुल सही बात है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। क्यों होती है देख लो, अगर मान लो प्लस चार्ज जो होगा, प्लस चार्ज, अगर प्लस चार्ज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो आपका न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है वो ज़्यादा होगा। अगर ये न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज के मतलब ज़्यादा आएगा। मतलब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है, तो जितना जल्दी से नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज उसको उतनी जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा। तो जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ होगा, जितना आने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा, वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, या फिर उतनी ही उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेंथनाइट जेड इफेक्टिव में, बेसिकली इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। जितने ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है वो उतना ही दूर होगा, और जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कम होगी। देखो अगर मैं ये बनाऊँ, अगर इनर इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर शील्डिंग है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अगर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा तो ये न्यूक्लियस के चार्ज से क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा, क्योंकि ये शील्ड करके इसको क्या बाहर ही भेजेगा ना, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बाहर भेजेगा तो ये बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो कम हो जाएगा। अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट से दूर रहेगा, और दूर रहेगा तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूर हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का कंसेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये क्या है बेटा जी, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ध्यान से देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में क्या है, टेंडेंसी टू, और या फिर ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट shared electrons towards itself in a covalent bonded molecules। देखो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल मान लो क्लोरीन ले लिया और क्लोरीन ले लिया, आपस में कोवलेंट बॉन्ड है। अभी मैं बात करूं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो इसकी आप बोल दोगे 3 है इसकी, और इसकी भी 3 होगी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई भी इनमें से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन कौन से, जो यहाँ पर है ना आपके इस तरीके से, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बीच में ही रहेंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो ये बीच में ही रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो सी और सी एल में मैं बात कर लूँ, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अराउंड 2.5 होती है और इसकी 3 होती है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ ना होके कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे, ये क्लोरीन की तरफ होंगे। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। वो इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा आसानी से खींच सकता है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा
होगी। ठीक है, और कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी ज़्यादा होगी कम होगी वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। ठीक है, ध्यान से सुनना जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिपेंड करता है वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, मो या फिर पूरी सेंटेंस लिख लो, मोर इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन मोर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब है कि अगर मैं लेफ़्ट टू राइट बात कर लूँ, लेफ़्ट टू राइट अगर मैं बात करूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होने वाली है? आपकी राइट साइड में जो भी प्रेजेंट होगी लेफ़्ट के कंपैरिजन में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और आपने आयनाइजेशन एनर्जी में भी यही पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी यही पढ़ा था कि जो राइट साइड जा रहे हैं जैसे जैसे, वो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है, और अगर ये बढ़ रही है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, इस तरीके से आपका रहता है। देखो, जैसे जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर लूँ, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है ना बच्चों, साइज़ बढ़ेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में, जैसे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये, जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ेगा ना, इधर से इधर जाएंगे, तो जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इंक्रीज़ करनी चाहिए कि डिक्रीज़ करनी चाहिए? देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ने से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? वो डिपेंड कर रहा है जेड इफेक्टिव पे। जेड इफेक्टिव पे जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया है मतलब कि उसका जेड इफेक्टिव कम हो गया है, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज। ठीक है, जेड इफेक्टिव भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही जेड इफेक्टिव डिक्रीज हुआ तो क्या हो गया? आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, और डिक्रीज कर भी जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये होगी लेफ्ट टू राइट की बात। टॉप टू बॉटम की अगर मैं बात करूं, टॉप से बॉटम की बात करूं, तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें तो शेल नंबर बढ़ रहा है। अगर शेल नंबर बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या रहने वाला है आपका? ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहने वाला है। साइज़ क्या होता है? बढ़ता रहता है आपका। साइज़ बढ़ने की वजह से आपका क्या हो जाता है कि वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है आपकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है? डिक्रीज़ कर जाती है। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर जाती है। आप इसके क्वेश्चंस करोगे ना प्रीवियस ईयर्स के, बहुत ही आसान है। आप सोचोगे कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सिर्फ कंसेप्ट को समझिए। मैं बिल्कुल उसी तरीके से करवा रहा हूँ टॉपिक को जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से आपकी रहती है। तो देखो, अगर मैं मान लो एक पॉइंट आता है आपका, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ज़्यादा, मोर पॉजिटिव वैल्यू, या फिर न्यू लिख लो मोर पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या करता है? मोर पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया है अपने, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया है। मतलब उसका साइज़ जो है पॉजिटिव होने की वजह से छोटा हो गया है। अगर वो छोटा हो गया है मतलब कि वो न्यूक्लियस के नज़दीक है। अगर वो न्यूक्लियस के नज़दीक है बच्चों, तो क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी? तो बच्चों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज़। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जेड इफेक्टिव यहाँ पर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप करते हो, या फिर आप एक पॉइंट में लिख सकते हो, पॉइंट बना के लिख सकते हो। दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ नोट डाल के, कि आपका जो चार्ज 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 ऑन कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। नेगेटिविटी ऑफ एटम मतलब कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम उतना ज़्यादा है, उतनी तेज़ी से वो खींचेगा। ये मैंने आपको जीओसी में भी करवाया था कि किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, माइनस आई या फिर माइनस आर अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो। ठीक है, मतलब खींचने का काम करता है वो। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एस करेक्टर की, तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा मतलब कि
मतलब कि वो न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा वो न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा, और जितना ज़्यादा पास होगा जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा होगा। अगर जितना जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो क्या होगी, मोर होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा होगी। मतलब कि sp3 में बात करूँ, sp2 में बात करूँ और sp में बात करूँ तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? इसमें है एस करेक्टर 25%, इसमें है 33%, इसमें है 50%। तो जैसा कि आप जानते हैं sp में 50% एस करेक्टर होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में पाया जाएगा, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज़ करता है और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। तो आप जानते हैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लोरीन, आपको याद करवा देते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, इतना ही बहुत है। उसके बाद आपका इधर आता है कार्बन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ये आपका, फिर आपका आता है जैसे कि ये आपका हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन। तो इनकी जनरली पूछी जाती है। तो आपको पता है फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है पीरियोडिक टेबल में 4, इसकी होती है 3, और इसकी आधा आधा कम करते जाओ 3.5, इसकी 3, और इसकी 2.5, 0.5 कम करते जाओ, और इसकी होती है 2.1। ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन की और क्लोरीन की एक जैसी होती है, एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। लेकिन अगर नाइट्रोजन और क्लोरीन की बात करूँ तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा मानी जाती है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही सेम हो, लेकिन अगर नाइट्रोजन और क्लोरीन की बात करूं, नाइट्रोजन और क्लोरीन में कभी भी आपको एक चूज़ करना हो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। ठीक है, साइज़ छोटा होने की वजह से वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब पाएगा। अगर वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब पाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा ही आने वाली है। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे थोड़ा डिस्कशन। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन से ऐसे स्केल हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माप सकते हैं या फिर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मेथड तो कोई नहीं है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखने के लिए, मेज़र करने के लिए। ठीक है, कुछ स्केल्स दिए गए हैं, जैसे कि पाउलिंग स्केल दिया हुआ है, पाउलिंग स्केल दिया हुआ है, पाउलिंग स्केल दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे मान लो कोई भी आपके दो एटम हैं, जैसे XA XB, इस तरीके से होगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन होता है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन होता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन होता है ये XA, और ये इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 0.208 EAB माइनस EAA इंटू EB। देखो इसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, अभी तक तो खैर शायद ही पूछा है इसमें से। ठीक है, इसमें से शायद ही पूछा है, तो आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। EAB बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, या फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, या फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। ठीक है, EAA क्या होगा आपका? EAA मतलब बॉन्ड एनर्जी, या फिर यूँ लिख दो इधर से, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA। सिमिलरली EBB क्या होगा आपका? बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड, BB बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यू होती है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर आता है बेटा जी आपका मुलिकन स्केल्स, मुलिकन स्केल, मोलिकल स्केल। तो मोलिकन स्केल किस तरीके से निकालते हैं कि आपके आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दी गई होती है, और उसमें से हमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कितना होगा आपका, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा। तो अगर मान लो इस तरीके से हो, आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई हो, साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी गई हो, तो इनको ऐड करके आपको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी किसी भी एटम की। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये आता है आपका पॉलिंग स्केल एंड मोलिकन स्केल, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो इतना था आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना जो आपके बिल्कुल राइट में है। ठीक है, ताकि आपको वीडियोज़ के रिगार्डिंग हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये आपका पीरियोडिसिटी ख़त्म हो गया है यहाँ पे। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।